हेलो दोस्तों। आज आप राजीव प्रकाशन कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.2 के इस भाग में सारे प्रश्नों का हल देखेंगे और मैंने चैनल पर ज्वाइन का बटन इनेबल कर दिया है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो वहां पर आपको विविध प्रश्नावली और बहुविकल्पीय प्रश्नों के हल मिलेंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। पहला प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से हम पहले भी प्रश्नों को हल कर चुके हैं। इन दोनों समीकरणों को समीकरण 1 और 2 मान लेते हैं। अब यहाँ से या तो मैं समीकरण 2 से x या y का मान निकाल लूँ और उसे अगले वाले समीकरण में प्रतिस्थापित कर दूँ तो मुझे मान मिल जाएगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। यहाँ पर मैं समीकरण 2 से x का मान निकाल रहा हूँ। समीकरण 2 से x इज इक्वल टू हो जाएगा 4, माइनस वाई को इधर लाऊंगा तो प्लस वाई हो जाएगा। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित या रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर, अब समीकरण 1 में जहाँ पर x है वहाँ पर हमें 4 प्लस वाई रखना है। तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। 2 टाइम y है तो 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14। प्लस 4 इधर आकर -4 हो जाएगा तो 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4। तो 2y इज इक्वल टू हमें मिला 10। अब इसे डिवाइड करेंगे तो 2 5 सा 10, तो y इज इक्वल टू हमें मिल गया 5। अब y का मान जो है वो हम चाहे समीकरण 3 में रखें, 2 में रखें या 1 में रखें तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर सरल यही दिख रहा है। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 5, तो x इज इक्वल टू मिल गया 9। अब हमने मान प्राप्त कर लिए हैं x और y के, तो लिख देते हैं अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के हल x इज इक्वल टू 9 तथा y इज इक्वल टू 5 है। ये प्रश्न हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर जो सरल दिख रहा है इसे चाहे तो आप सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं या फिर आगे चलकर इसे हल करना पड़ेगा, तो मैं आगे चलकर इसे हल करूँगा। तो यहाँ समीकरण 1 से s या t का मान निकाल लेते हैं। तो इसे हल करते हैं। समीकरण 1 से s इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और माइनस टी को इधर लाएंगे तो प्लस टी हो जाएगा। ये बन गया समीकरण नंबर 3। s इज इक्वल टू 3 प्लस टी का मान समीकरण, अब चूंकि हमने समीकरण 1 से s का मान प्राप्त किया है तो समीकरण 2 में से प्रतिस्थापित करेंगे। अब ये जो मैं लिखवा रहा हूँ आपको स्टेटमेंट, ऐसे ही आप अगर एग्जाम में लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो s की जगह में रखना है 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। अब जिस प्रकार से हम भिन्नों को हल करते हैं वैसे इसे भी हल करेंगे। इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा। 3 2 ज़ा 6 और 2 का इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो इसलिए इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं 3 प्लस टी को, प्लस 2 3 ज़ा 6 और 3 का अगर टी में मल्टीप्लाई हुआ तो 3t इज इक्वल टू 6।
अब यहाँ से अगर 6 को हटाना है तो इक्वल के इस साइड इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 का अगर टी में मल्टीप्लाई हुआ तो 2t प्लस यहाँ 3t ऑलरेडी है, और 6 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे 6 से तो ये हो जाएगा 36। अब चर राशियों को एक तरफ रखेंगे और अचर राशियों को दूसरी साइड, तो +6 को अगर इधर लाऊंगा तो -6 हो जाएगा, और 2t + 3t जुड़ेगा तो 5t इज इक्वल टू 36 - 6, 5t इज इक्वल टू 30 मिल गया, और 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो 5 6 ज़ा 30, तो t इज इक्वल टू हमें मिल गया 6। अब t का मान हम चाहे समीकरण 3 में रखें, 2 में रखें या 1 में रखें, तो s का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो t का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो s इज इक्वल टू 3 + 6, तो s इज इक्वल टू मिल गया 9। अब हमने s और t का मान ज्ञात कर लिया, तो हम लिख सकते हैं अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के हल s इज इक्वल टू 9 तथा t इज इक्वल टू 6 है। ये प्रश्न भी हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन है 3x - y इज इक्वल टू 3 और 9x - 3y इज इक्वल टू 9। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। हल करते हैं इसे, तो समीकरण 1 से मैं x का मान निकाल रहा हूँ, तो समीकरण 1 से 3x इज इक्वल टू 3 + y हो जाएगा। 3x को यहीं रहने दिया, और -y को अगर इधर लाएंगे तो +y हो जाएगा। अब सिर्फ हमें x का मान चाहिए, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3, यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 + y/3। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 3। x इज इक्वल टू 3 + y/3 का मान, अब हमने समीकरण 1 से x का मान निकाला है, तो इसे समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो 9 इंटू, इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 3 + y/3 फिर -3y इज इक्वल टू 9। अब इसे सिंप्लीफाई हम अगर करें, सॉरी ये 3 प्लस है, तो 9 का मल्टीप्लाई इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का मल्टीप्लाई है जो है वो 3 से होगा, और 9 का मल्टीप्लाई इन दोनों से हो जाएगा, तो 9 3 सा 27 प्लस 9 का अगर y में किया तो 9y, और 3 का अगर 1 में हुआ तो /3 ही रहेगा, -3y इज इक्वल टू 9। अब 3 को अगर यहाँ से हटाना है तो 3 का इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इक्वल के इस साइड जो है उससे भी कर दीजिए, या आप जैसा करते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इन दोनों का एलसीएम लेके भी वैसे ही सेम कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सिंपल पड़ेगा। तो 27 प्लस 9y, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ किया तो -3 3 सा 9y, और 3 का मल्टीप्लाई 9 से हुआ तो 27 आ जाएगा। अब यहाँ इस साइड भी 27 है प्लस में, और इधर भी 27 है, इसे कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ 9y, और इसे अगर इधर भेजूँ, इधर शून्य है कुछ नहीं है, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9y। अब ये इस प्रकार से आ रहा है, तो इसके जो है वो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ऐसा क्यों? जब हम यहाँ पर अगर इनके मानक रूपों से तुलना करते हुए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आएगा, अर्थात ये दोनों रेखाएं क्या है, समपाती हैं, तो इसलिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो जब भी बराबर करके आए तो हम क्या लिख सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अतः दिए गए
रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये प्रश्न भी हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब देखिए इसे चाहे तो आप दशमलव रूप में ही हल कर सकते हैं, और अगर दशमलव हटाना है तो समीकरण एक के दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दीजिए और समीकरण दो के दोनों पक्षों में भी 10 से गुणा कर दीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव है, और यहाँ भी एक अंक के बाद ही दशमलव है, और यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन है। तो ये किस प्रकार से होगा कि 10 से अगर गुणा कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, इसका रीज़न बताता हूँ। अब जैसा कि अगर मैं 10 से इस साइड गुणा करूँ तो 0.2 और x है, इसको साथ में लिख लेते हैं, प्लस 0.3y इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 1.3। अब देखिए इधर भी 10 से गुणा किया है, इधर भी 10 से गुणा किया है, तो इससे ये कट जाएगा, ये सेम जो समीकरण दिया हुआ है तो वो बना रहेगा, है ना। लेकिन हमारा यहाँ पर काम बन जाएगा। अगर 10 का गुणा यहाँ कर रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा, दशमलव हट के 2x हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार से इसे भी करेंगे। इसे बना लीजिए समीकरण नंबर 1, और यहाँ भी अगर 10 से दोनों पक्षों में गुणा कर रहा हूँ तो दशमलव हटकर 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इसे बना लीजिए समीकरण नंबर 2। अब कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। अब समीकरण 1 या 2 से हम x या y का मान निकाल लेते हैं। तो मैं समीकरण 1 से x का मान निकाल रहा हूँ, तो चलिए इसे हल करते हैं। समीकरण 1 से 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 13 है, और प्लस 3y को इधर लाएंगे तो माइनस 3y हो जाएगा। सिर्फ x की वैल्यू हमें चाहिए, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन में 2। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब x बराबर 13 माइनस 3y अपॉन 2 का मान हमने समीकरण 1 से x का मान प्राप्त किया है, तो प्रतिस्थापित किस में करेंगे, समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो जहां पर x है वहां पर ये रख देना हमें। तो 4 तो है ही, तो into में हो जाएगा, ब्रैकेट में रख लेते हैं, 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 4 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा, इसके नीचे 1 है, 2 का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा, तो 4 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा, 13 चौका 52 माइनस 3 चौक 12 y अपॉन में 2 हो जाएगा, प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब 2 को अगर यहाँ से हटाना है तो 2 का मल्टीप्लाई 5 से भी कर देंगे और 2 का मल्टीप्लाई 23 से भी कर देंगे, तो 52 माइनस 12y प्लस 10 हो जाएगा, 10y इज इक्वल टू 23 टू ज़ा 46। अब यहाँ पर इसे हल कर लेते हैं। अब जो चर राशियाँ हैं उन्हें एक साइड रखेंगे और अचर राशियों को दूसरी साइड भेज देंगे। तो माइनस 12y प्लस 10y को यहीं रहने दिया, इक्वल टू 46। 52 इधर आकर माइनस 52 हो जाएगा। माइनस 12 में से अगर प्लस 10 को निकालेंगे तो माइनस 2y बचेगा, क्योंकि माइनस बड़े अंक के साथ है, और यहाँ भी सेम है, माइनस बड़े अंक के साथ है, इसलिए जब घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 52 माइनस 46 करेंगे तो माइनस 6 आ जाएगा। अब दोनों साइड माइनस है तो इसे हम कर सकते हैं प्लस, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया 3। y इज इक्वल टू 3। अब y का मान चाहे हम समीकरण 3 में रखें, 2 में रखें या 1 में रखें,
x का मान प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे इसे कर लेते हैं। y का मान मैं समीकरण 3 में रख रहा हूं ना, y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 3 सा 9 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 करेंगे तो 4 आ जाएगा अपॉन 2, 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया 2। अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के हल x इज इक्वल टू 2 तथा y इज इक्वल टू 3 होगा। अब ये प्रश्न भी हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और इसे समीकरण नंबर 2 हल करते हैं। समीकरण 1 से मैं x का मान निकाल रहा हूँ, आप चाहे तो y का भी मान निकाल सकते हैं, चाहे समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से, और उसे अगर अगले समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे तो आंसर सेम आएगा। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। तो समीकरण 1 से √2x इज इक्वल टू 0 है और प्लस √3y को इधर लाऊंगा तो माइनस √3y हो जाएगा। √2x इज इक्वल टू 0 में अगर किसी नंबर को जोड़े या घटाए तो नंबर सेम बना रहता है और चिन्ह सहित उतारते हैं हम उसे, तो माइनस √3y हो जाएगा। अब x का मान हमें यहाँ से निकालना है तो x को यहीं रहने देते हैं और √2 को इधर भेज देते हैं। इधर मल्टीप्लाई में है और इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस √3y अपॉन √2। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 3। x इज इक्वल टू माइनस √3y अपॉन √2 का मान हमने समीकरण 1 से x का मान प्राप्त किया है तो उसे अगले समीकरण में अर्थात समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर अब हो जाएगा √3 और इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं माइनस √3y अपॉन √2 और फिर माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। √3 का मल्टीप्लाई √3 से होगा तो रूट हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा -3। तो -3y अपॉन √2 फिर माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब अगर यहाँ से √2 को हटाना है तो √2 का मल्टीप्लाई √8 से भी होगा और इक्वल के इधर 0 है तो 0 से भी हो जाएगा। तो -3y फिर माइनस √2 मल्टीप्लाई बाय √8 तो यहाँ आ जाएगा √16y इज इक्वल टू 0। इसे और सिंप्लीफाई करें तो -3y माइनस √16 का अगर स्क्वायर रूट निकाल रहा है या वर्गमूल निकाल रहा है तो 4 आ जाएगा। तो 4y बराबर 0। यहाँ -3y है और -4y है, सेम साइन है तो जुड़ेगा और साइन भी उतरेगा। तो -7y इज इक्वल टू 0। अब इधर हल कर लेते हैं इसे। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 0 अपॉन -7। इधर इसे भेज दिया, इधर मल्टीप्लाई में था और यहाँ पर आके डिवाइड में हो गया। और 0 को अगर किसी भी नंबर से हम डिवाइड करें तो वो 0 ही आता है। तो y बराबर 0 मिल गया। अब y का मान चाहे हम समीकरण नंबर 3, समीकरण 2 या समीकरण 1 में रखें, x का मान प्राप्त हो जाएगा।
तो पाई का मान मैं समीकरण 3 में रख रहा हूँ। पाई का मान समीकरण 3 में रखने पर x इज इक्वल टू -√3 इंटू 0 अपॉन √2। x इज इक्वल टू -√3 मल्टीप्लाई बाई 0, 0 हो जाएगा, अपॉन √2। फिर 0 से अगर हम √2 को डिवाइड कर रहे हैं तो 0 ही आएगा। तो x इज इक्वल टू 0। अब हमने x और y का मान निकाल लिया है, तो लिख सकते हैं अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के हल x इज इक्वल टू 0 तथा y इज इक्वल टू 0 है। इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न को हल करते हैं। छठवां प्रश्न है 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। समीकरण निकाय जो यहाँ पर है वो भिन्नों के रूप में दिए गए हैं, तो पहले हम इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद उन्हें समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, जिससे कि ज़्यादा कैलकुलेशन हमें ना करना पड़े आगे। तो पहला दिया है 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। इन दोनों का अगर एलसीएम लें तो 6 आ जाएगा। 2 3 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, x माइनस 3 2 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10, y इज इक्वल टू -2। 6 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 2 से, तो 6 2 ज़ा 12, तो -12, तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। ये मिल गया समीकरण नंबर 1। और x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6 है। इन दोनों का अगर एलसीएम लें तो 6 आ जाएगा। 3 2 ज़ा 6 और 2 का अगर x में मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 2 3 ज़ा 6 और 3 का अगर y में मल्टीप्लाई किया तो 3y इज इक्वल टू 13/6। 6 इधर भी नीचे है और इधर भी नीचे है, तो डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, या तो फिर आप 6 को इधर लाइए फिर कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। तो ऊपर बच जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये मिल गया हमें समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। समीकरण 1 से मैं x का मान निकाल रहा हूँ और उसे हम अगले समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे, अर्थात समीकरण 2 में। तो समीकरण 1 से (9x) इज इक्वल टू -12 है, और -10y को अगर इधर लाएंगे तो +10y हो जाएगा। यहाँ से सिर्फ x का मान निकालना है हमें, तो x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई में है इधर, इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो -12 प्लस 10y अपॉन 9। ये मिल गया समीकरण नंबर 3। अब x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y अपॉन 9 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे हम। समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो यहाँ से 2 इंटू ब्रैकेट में -12 प्लस 10y अपॉन 9, उसके बाद प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 2 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा और इसके नीचे कुछ नहीं है, अपॉन में तो 1 है। 9 का मल्टीप्लाई अगर 1 से हुआ तो 9 ही आएगा। तो 2 का अगर -12 में हुआ तो -24, और 2 का अगर +10 में हुआ तो +20y अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। -24 प्लस 20y, 9 को अगर यहाँ से हटाना है तो
3 से भी मल्टीप्लाई होगा और 13 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो 9 3 सा 27, तो प्लस 27y इज इक्वल टू 9 13 सा या 13 9 सा 117 होता है। चर राशियों को एक तरफ रखेंगे और अचर राशियों को दूसरी तरफ, तो 20y प्लस 27y इज इक्वल टू 117, और माइनस 24 को इधर लाएंगे तो प्लस 24 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ें अगर तो 47y इज इक्वल टू 117 और 24 को जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 141। 47 से अगर इसे डिवाइड करें तो ये 3 टाइम चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया 3। अब y का मान चाहे हम समीकरण 3 में रखें, चाहे समीकरण 2 में रखें, या समीकरण 1 में रखें, किसी में भी आप रखिए x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए समीकरण नंबर 3 में ही इसे रखते हैं। नेक्स्ट पेज पे इसे हल कर लेते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y था, तो 10 इंटू 3 हो जाएगा अपॉन 9। इससे अगर सिंप्लीफाई करें तो -12 और 10 3 सा 30 अपॉन 9। इससे अगर और सिंप्लीफाई करें तो 30 -12 करेंगे तो 18 मिल जाएगा, 18 अपॉन 9, तो 9 2 सा 18, तो x इज इक्वल टू 2 मिल गया हमें। अब x और y के मान हमने प्राप्त कर लिए हैं, तो लिख सकते हैं अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के हल x इज इक्वल टू 2 तथा y इज इक्वल टू 3 है। अब यह प्रश्न भी हल हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 को हल कीजिए। इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इज इक्वल टू mx प्लस 3 हो। दो समीकरण दिए गए हैं, इन्हें हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे और यहाँ से x और y का जो मान मिलेगा, अगर उसे हम y इज इक्वल टू mx प्लस 3 में रखें तो m का वह मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे हल करते हैं। दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इसे बना लिया समीकरण नंबर 1, और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24, इसे बना लिया समीकरण नंबर 2। सेम वैसे ही हल करेंगे जैसे पिछले प्रश्नों को हल कर रहे थे। यहाँ से समीकरण 1 से मैं x का मान ज्ञात कर रहा हूँ, तो समीकरण 1 से 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 11 है, और प्लस 3y इधर आकर -3y हो जाएगा। यहाँ से सिर्फ x का मान हमें निकालना है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 11 -3y अपॉन में 2, इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब x बराबर 11 -3y अपॉन 2 का मान, x का जो मान प्राप्त किया हमने समीकरण 1 से प्राप्त किया है, तो प्रतिस्थापित समीकरण 2 में करेंगे, का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो 2x अर्थात 2 मल्टीप्लाई बाई, इसे ब्रैकेट में रख लेते हैं, 11 माइनस 3y अपॉन में 2, फिर माइनस 4y इज इक्वल टू -24। इन्हें सिंप्लीफाई करें तो 2 का मल्टीप्लाई 11 से भी होगा और 2 का मल्टीप्लाई -3y से भी होगा, और 2 का मल्टीप्लाई जो नीचे है यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 का मल्टीप्लाई अगर 1 से हुआ तो 2 ही आएगा। तो 2 11 सा 22 माइनस 2 3 सा 6y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू -24। अब इन्हें यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं।
2 को अगर यहाँ से हटाना है तो 2 का मल्टीप्लाई 4 से होगा और 2 का मल्टीप्लाई 24 से भी होगा। तो यहाँ मिलेगा हमें 22 माइनस 6y। 2 का मल्टीप्लाई अगर -4 से हुआ तो -8y इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई अगर -24 से हुआ तो -48। अब चर राशियों को एक तरफ रखते हैं और अचर राशियों को दूसरी साइड ले जाते हैं। तो -6y -8y इज इक्वल टू -48 और +22 इधर आकर -22 हो जाएगा। माइनस माइनस सेम साइन है तो जुड़ेगा और माइनस भी उतरेगा। तो 6 और 8 को जोड़ेंगे तो 14y बराबर -48 और -22 को जोड़ा तो -70। दोनों साइड माइनस है तो प्लस कर सकते हैं सर, और 14 से अगर डिवाइड करेंगे तो 14 5 70 होता है। तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया 5। अब y का मान चाहे हम समीकरण 3 में रखें, 2 में रखें या 1 में रखें, हमें x का मान सेम प्राप्त होगा। तो y का मान मैं समीकरण 3 में रख रहा हूं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू 11 और 3 5 15 तो -15 -15 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू 11 -15 करूंगा तो -4 मिल जाएगा अपॉन 2, और ये डिवाइड हो जाएगा तो क्या मिलेगा -2। तो x इज इक्वल टू -2 मिला। अब हम x और y का जो मान है y इज इक्वल टू mx+3 में रखेंगे तो m का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसे नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। अब y इज इक्वल टू mx+3 में x इज इक्वल टू -2 तथा y इज इक्वल टू 5 रखने पर तो 5 इज इक्वल टू y की जगह 5 रख दिया और m इंटू -2 + 3 सिंप्लीफाई करें तो y 5 माइनस 2m हो जाएगा यहाँ पर +3 +3 को अगर इधर लाएंगे तो -2m इज इक्वल टू 5 और +3 इधर आकर -3 हो गया तो -2m इज इक्वल टू 5 -3 करेंगे तो 2 और 2 से अगर 2 को डिवाइड किया तो 1 -1 आ जाएगा। तो m इज इक्वल टू कितना मिला -1। तो ये प्रश्न भी हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहला है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। प्रश्न में दिया है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, अर्थात एक संख्या बड़ी होगी और एक संख्या छोटी होगी। जब बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को माइनस करते हैं तो जो उत्तर मिलता है वह धनात्मक मिलता है। तो एक संख्या को हम बड़ी मान लेंगे और एक संख्या को छोटी। यहाँ पर हमें दो चरों को लेते हुए इन्हें हल करना है और विधि जो उपयोग करना है वह प्रतिस्थापन विधि है। तो चलिए हल करते हैं इसे। माना दो संख्याएं x तथा y हैं। यहाँ x इज ग्रेटर देन y, x बड़ा है और y छोटा। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, बड़ी संख्या में से अगर हम छोटी संख्या को घटा रहे हैं तो कितना मिल रहा है 26। ये बन गया समीकरण नंबर 1। तथा अब आगे भी कुछ कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यदि मैं इन दोनों को बराबर करके लिखना चाहूँ तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि x जो है वो 3 गुना अधिक है y से। अगर इनको हमें बैलेंस करना हो अर्थात इक्वल करके लिखना हो तो छोटी संख्या को हमें 3 गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ से समीकरण नंबर 2 मिल गया। समीकरण 2 से हमें x का मान मिला है। अगर इसे मैं समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करूँ तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यही करेंगे हम। x इज इक्वल टू 3y का मान
समीकरण एक में प्रतिस्थापित करने पर तो x की जगह हमें 3y रखना है, तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y माइनस 1y करेंगे तो 2y मिल जाएगा, 2y इज इक्वल टू 26 और 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 13 टाइम, तो y इज इक्वल टू 13 मिल गया। अब y का मान हम चाहे समीकरण 2 में रखें या समीकरण 1 में रखें, हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो y बराबर 13 का मान समीकरण 2 में रख रहा हूं मैं, समीकरण 2 में रखने पर तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, x इज इक्वल टू 13 3 सा 39 होता है। अब यहाँ दोनों संख्याओं के मान हमें प्राप्त हो गए, अतः लिख सकते हैं हम, अतः दो संख्याएं थर्टी नाइन और 13 है। यह प्रश्न हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। संपूरक कोण किसे कहते हैं? यदि दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो वह संपूरक कोण कहलाता है। और आगे भी दिया है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो एक समीकरण तो संपूरक कोण वाला मिल जाएगा और दूसरा समीकरण बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो यहाँ से दूसरा समीकरण मिल जाएगा। और हम इन्हें भी दो चरों में मान लेंगे और फिर प्रतिस्थापन विधि द्वारा इनको हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। माना दो संपूरक कोण x डिग्री तथा y डिग्री है। यहाँ भी आप मान सकते हैं x डिग्री जो है वो ग्रेटर देन y डिग्री है। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार x प्लस वाई करेंगे तो कितना मिलेगा? 180 अंश। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। तथा बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यदि मैं x इज इक्वल टू वाई लिखूँ तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि x जो है वो y से 18 अधिक है। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए मुझे y में 18 को जोड़ना पड़ेगा, है ना? तब ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, अर्थात इक्वल करके इन दोनों को लिख सकते हैं। यहाँ से हमें समीकरण नंबर 2 मिल गया। समीकरण 2 से x का मान यदि मैं 1 में रखूँ तो y का मान यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो यही करेंगे, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर x की जगह हमें y प्लस 18 रखना है, प्लस y इज इक्वल टू 180। यहाँ 2 टाइम्स y है तो 2y हो जाएगा, और 18 को इधर अगर मैं भेजूँ तो 180 प्लस 18 इधर आकर माइनस 18 हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18 करेंगे तो 162 मिलेगा, और 2 से अगर इन्हें डिवाइड करूँ तो 2 8 सा 16 और 2 1 सा 2, तो y इज इक्वल टू 81 डिग्री मिल गया। अब y का मान चाहे मैं समीकरण 2 में रखूं या फिर 1 में रखूं, यहाँ से हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 81 डिग्री का मान मैं समीकरण 2 में रख रहा हूँ, का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 इज इक्वल टू वाई की जगह हम रखेंगे 81 प्लस 18, तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 81 प्लस 18 करेंगे तो 99 डिग्री। अब
दोनों कोणों का हमने मान प्राप्त कर लिया है, तो लिख सकते हैं, यहां पर लिख रहा हूं, अतः संपूरक कोणों में से बड़ा कोण 99 डिग्री तथा छोटा कोण 81 डिग्री है। तो इसका उत्तर भी हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए इसे भी हल करते हैं। माना एक बल्ले का मूल्य इज इक्वल टू ₹X है तथा एक गेंद का मूल्य इज इक्वल टू ₹Y है। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार 7 बल्ले अर्थात 7X प्लस 6 गेंदे अर्थात 6Y का टोटल कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है? 3800 रुपये। तो ये बन गया समीकरण नंबर 1। तथा बाद में उसने 3 बल्ले अर्थात 3X प्लस 5 गेंदे तो 5Y, तो इनका टोटल कितना हो रहा है? 1750। यहाँ से समीकरण नंबर 2 मिल गया। अब चाहे तो आप समीकरण 1 या 2 से x या y का मान प्राप्त करके अगले समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे तो आपको x या y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो मैं यहाँ समीकरण 2 से y का मान प्राप्त कर रहा हूँ और उसे अगले समीकरण में प्रतिस्थापित कर दूंगा। तो समीकरण 2 से y का मान निकालना है, तो 5y इज इक्वल टू 1750 और 3x को अगर इधर लाएंगे तो -3x हो जाएगा। y इज इक्वल टू, सिर्फ हमें y का मान निकालना है यहाँ से, तो 5 को नीचे भेज देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो 1750 माइनस 3x अपॉन 5, ये मिल गया समीकरण नंबर 3। अब y का मान हमें अगले वाले समीकरण में प्रतिस्थापित करना है, अर्थात समीकरण 1 में। तो y बराबर 1750 माइनस 3x बटा 5 का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर तो 7x प्लस 6 इंटू वाई की जगह हम ये रख देंगे 1750 माइनस 3x बटा 5 बराबर 3800। अब इसे इधर हल कर लेते हैं जिससे क्लियर रहे आपको। तो 7x प्लस 6 का मल्टीप्लाई 1750 से एक बार होगा और 6 का मल्टीप्लाई -3x से होगा और 5 का मल्टीप्लाई जो है इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है बटे में, तो 5 1 कम 5 हो जाएगा। तो 6 का मल्टीप्लाई अगर हम 1750 से करेंगे तो ये आ जाएगा 10,500 माइनस 6 का मल्टीप्लाई अगर -3x से किया तो 18x अपॉन नीचे रहेगा 5 इज इक्वल टू 3800। अब 5 को अगर यहाँ से हटाना है तो 5 का मल्टीप्लाई 7 से भी होगा और 5 का मल्टीप्लाई 3800 से भी होगा। तो 5 7 35x प्लस 10,500 माइनस 18x इज इक्वल टू 3800 मल्टीप्लाई बाई 5। अब इसे और सिंप्लीफाई करें तो 35x प्लस 10,500
माइनस 18x इज इक्वल टू, इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 19,000। अब चर राशियों को एक तरफ रखते हैं और अचर राशियों को दूसरी साइड भेज देते हैं। तो 35x माइनस 18x इज इक्वल टू 19,000 माइनस, ये माइनस में हो जाएगा इधर जाके 10,500। तो 35x माइनस 18x करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 17x इज इक्वल टू 19,000 में से अगर 10,500 को निकालेंगे तो ये आ जाएगा 8,500। अब 17 से अगर इसे डिवाइड करूँ तो 17 बचे होता है 85 और 2 0 बचा है तो 2 0 यहाँ लग गया। तो x इज इक्वल टू कितना मिला 500। अब x का मान चाहे मैं समीकरण 3 में रखूँ, 2 में रखूँ या 1 में रखूँ तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसे अगले पेज पे करते हैं। x बराबर 500 का मान मैं समीकरण 3 में रख रहा हूँ। समीकरण 3 में रखने पर तो y इज इक्वल टू 1750 माइनस 3 इंटू एक्स था तो x की जगह 500 रख देंगे अपॉन 5। तो y इज इक्वल टू 1750 माइनस 3 बचे 15, यह आ जाएगा 1500 बटा 5। इसे और सिंप्लीफाई करें तो 1750 में से अगर 1500 को निकालेंगे तो 250 बचेगा अपॉन 5। अब 5 से डिवाइड हो जाएगा ये, 5 5 से 25 और एक 0 बचा तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया 50। अब हम आंसर लिख सकते हैं, अतः एक बल्ले का मूल्य, जैसे कि हमने x माना था, एक बल्ले का मूल्य बराबर ₹500 तथा एक गेंद का मूल्य, जैसे हमने y माना था, इज इक्वल टू ₹50। तो ये प्रश्न भी हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? इसे पहले हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं, उसके बाद प्रश्न को हल करेंगे। मान लीजिए आप कोई टैक्सी किराए पर लेते हैं और आपको 5 किलोमीटर ट्रैवल करना है। तो टैक्सी वाला आपसे कहेगा कि एक तो आपको फिक्स रेट देना ही देना होगा, उसके बाद आप पर किलोमीटर के हिसाब से जितनी दूरी जाएंगे उसका अलग से किराया देना होगा। तो मान लेते हैं जो फिक्स रेट है या नियत किराया है वह x है और ये जो है 10 रुपये है, ठीक है। उसके बाद 5 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना है और पर किलोमीटर के हिसाब से जो किराया देंगे वो y है और आपको इसे देना है 20 रुपये। तो आपको टोटल कितना किराया देना होगा? तो x तो फिक्स रेट है ही, तो x देना ही होगा और उसके बाद पर किलोमीटर के हिसाब से आप किराया 20 रुपये दे रहे हैं और टोटल कितना ट्रैवल कर रहे हैं 5 किलोमीटर, तो 5y हो जाएगा। तो इन्हें अगर सिंप्लीफाई कर लें x और y का मान रखते हुए तो टोटल किराया पता चल जाएगा। तो x जो है वो 10 रुपये है और पर किलोमीटर के हिसाब से जो किराया है वो y है जो कि 20 है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 10 प्लस 25 सा 100, तो आपको टोटल किराया कितना देना होगा 110 रुपये। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है, अर्थात फिक्स्ड रेट तो है ही है और 10 किलोमीटर वो दूरी तय कर रहा है। तो 10 किलोमीटर जो दूरी तय कर रहा है वो अगर y है तो 10y इज इक्वल टू टोटल दिया हुआ है 105 रुपये। तो यहाँ से हमें समीकरण 1 मिल जाएगा। फिर आगे कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है, तो फिक्स रेट तो है ही है और 15 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है और पर किलोमीटर के हिसाब से कितना पे कर रहा है y, और इसका टोटल कितना है 155। तो यहाँ से समीकरण नंबर 2 मिल जाएगा। अब इन दोनों को हल करेंगे अगर हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा तो x और y का मान प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए इसे हल करते हैं। अगर आपने दिल्ली या मुंबई में टैक्सी या फिर ऑटो से ट्रैवल किया होगा तो आपको पता होगा कि इसी प्रकार से वहाँ पर चार्ज किया जाता है।
माना टैक्सी का नियत किराया या भाड़ा या शुल्क कुछ भी लिख लीजिए, नियत किराया रुपीस एक्स तथा प्रति किलोमीटर तय की गई दूरी का किराया या फिर अतिरिक्त तय की गई दूरी का किराया, अतिरिक्त तय की गई दूरी का किराया रुपीस वाई है। तब प्रश्नानुसार फिक्स रेट तो है ही है, और कितने किलोमीटर की दूरी तय की जा रही है, 10, तो 10 और पर किलोमीटर के हिसाब से कितना किराया देना है, वाई इज इक्वल टू टोटल कितना दिया है 105। ये बन गया समीकरण नंबर 1 तथा फिक्स रेट फिर से x है और कितने किलोमीटर की दूरी तय की जा रही है 15, और पर किलोमीटर के हिसाब से कितना किराया देना है y इज इक्वल टू टोटल दिया हुआ है 155। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 या 2 से हम x या y का मान प्राप्त कर लें और उसे अगले समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे तो x या y का मान प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं समीकरण 1 से x का मान निकाल रहा हूँ, तो समीकरण 1 से x बराबर हो जाएगा 105 और प्लस 10y को अगर इधर लाएंगे तो माइनस 10y हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 में अगर x का मान प्रतिस्थापित करूं तो y का मान मिल जाएगा, तो x बराबर 105 माइनस 10y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। चर राशियों को एक ही तरफ रखते हैं और अचर राशियों को दूसरी साइड भेज देते हैं, तो माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155 और प्लस 105 इधर आकर माइनस 105 हो जाएगा। यहाँ पर अगर प्लस 15y में से माइनस 10y को निकालूं तो प्लस में 5y बच जाएगा, क्योंकि प्लस जो है वो बड़े अंक के साथ है, इज इक्वल टू 155 माइनस 105 करेंगे तो 50 बच जाएगा और 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम, तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया 10। अब y का मान चाहे मैं समीकरण 3 में रखूं, 2 में रखूं या 1 में रखूं, तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए y का मान मैं समीकरण 3 में रख रहा हूं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 और y है तो y का मान रख दिया 10, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 10 100, तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया 5। अर्थात जो नियत किराया है वो 5 रुपये है और पर किलोमीटर के हिसाब से जो पे करना पड़ रहा है वो 10 रुपये है। तो हम आंसर लिख सकते हैं, अतः टैक्सी का नियत किराया ₹5 है तथा अतिरिक्त तय की गई दूरी का किराया ₹10 है। अगर आपको आंसर वेरीफाई करना हो तो समीकरण 1 और 2 में x और y का मान रखेंगे तो LHS इज इक्वल टू RHS आ जाएगा, अर्थात बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष।
तो आप चेक कर सकते हैं। अब आगे भी पूछ रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो इसके लिए जो समीकरण बनेगा, एक तो फिक्स रेट है ही है, और कितने किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है 25, और पर किलोमीटर के हिसाब से कितना किराया देना होगा वाई। तो एक्स और वाई का मान अगर यहाँ रख देंगे तो 25 किलोमीटर जो यात्रा कर रहा है तो उसका किराया हमें पता चल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे इसे कर लेते हैं। 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए दिया गया किराया इज इक्वल टू एक्स प्लस 25y बनेगा समीकरण। तो x बराबर 5 है प्लस 25 इंटू 10, तो 5 प्लस 25 को अगर 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 255। तो कितना आ गया इसका आंसर ₹255। तो ये फाइनल आंसर हो गया। ये प्रश्न हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न को हल करते हैं। तीसरे का पांचवा प्रश्न है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि भिन्न को अंश बटा हर लिखते हैं। अंश को यदि मैं x मान लूं और हर को y मान लूं तो इसी की सहायता से इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। तो चलिए हल करते हैं इसे। माना भिन्न का अंश x तथा हर y है। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो x अपॉन वाई, ऊपर भी हमें +2 करना है और नीचे भी +2 करना है। तो आंसर कितना आ रहा है 9/11। इसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 11 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा x + 2 से और y + 2 का मल्टीप्लाई होगा 9 से। तो 11 x + 2 इज इक्वल टू 9 y + 2। ब्रैकेट में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 11 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होना है और 9 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 11x + 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 9 2 ज़ा 18। अब चर पदों को एक साइड रखेंगे और अचर पदों को दूसरे साइड ले जाएंगे। तो 11x प्लस 9y को इधर लाएंगे तो -9y हो जाएगा, और प्लस 18 इधर ऑलरेडी है। प्लस 22 को अगर इधर लाया तो -22 हो जाएगा। तो 11x - 9y इज इक्वल टू 22 में से अगर 18 को घटाएंगे 4 आएगा, लेकिन माइनस जो है वो बड़े नंबर के साथ है इसलिए -4। ये बन गया समीकरण नंबर 1। तथा आगे दिया है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो x अपॉन y, ऊपर भी हमें +3 करना है और नीचे भी +3 करना है। तो आंसर कितना आ रहा है 5/6। इसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। तो 6 का क्रॉस मल्टीप्लाई x + 3 से हो जाएगा और y + 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई x + 3 से करेंगे और 5 का मल्टीप्लाई y + 3 से। तो 6x यहाँ पर प्लस 6 3 ज़ा 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 5 3 ज़ा 15। यहाँ भी हम चर पदों को एक साइड रखेंगे और अचर पदों को दूसरे साइड ले जाएंगे। तो 6x प्लस 5y इधर आके -5y हो जाएगा इज इक्वल टू 15 यहाँ ऑलरेडी है प्लस में, और प्लस 18 इधर आके -18 हो गया। तो 6x - 5y इज इक्वल टू 15 - 18 करेंगे तो -3 मिलेगा, क्योंकि माइनस जो है बड़े अंक के साथ है। यहाँ पर समीकरण 2 मिल गया। अब या तो हम समीकरण 1 या 2 से x या y का मान निकालकर अगले समीकरण में रखेंगे तो हमें x या y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो मैं यहाँ समीकरण 2 से x का मान निकाल रहा हूँ। समीकरण
2 से। तो 6x इज इक्वल टू -3 और -5y इधर आके +5y हो जाएगा। यहाँ से सिर्फ हमें x का मान चाहिए तो x यहाँ रख लेंगे, -3 + 5y, और 6 को इधर भेज देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में है और इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो ये बन गया समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 से हमने x का मान प्राप्त किया है, तो इसे प्रतिस्थापित हम समीकरण 1 में करेंगे। तो x इज इक्वल टू -3 + 5y अपॉन 6 का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर तो 11 मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट में रख लेते हैं, -3 + 5y अपॉन 6, फिर -9y इज इक्वल टू -4 दिया है। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो 11 का मल्टीप्लाई 3 से भी होगा और 11 का मल्टीप्लाई 5 से भी होगा। तो 11 3 सा -33 प्लस 11 5 सा 55 y अपॉन, इसके नीचे कुछ नहीं है, अपॉन में तो 1 है, 6 का अगर 1 में मल्टीप्लाई किया तो 6 ही आ गया, -9y इज इक्वल टू -4। अब 6 को यहाँ से हटाना है तो 9 के साथ भी इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9y के साथ, और 6 का मल्टीप्लाई इक्वल के इधर -4 से भी हो जाएगा। तो -33 प्लस 55y माइनस 9 6 54 y इज इक्वल टू 6 4 24, तो -24। अब चर पदों को एक साइड रखते हैं और अचर पदों को दूसरे साइड। तो 55y माइनस 54y इज इक्वल टू -24 और +33, इधर आकर +33 हो जाएगा ये। अब 55 में से अगर 54 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, तो 1y लिखें या तो y लिखें। y इज इक्वल टू 33 माइनस 24 करेंगे, प्लस जो है वो बड़े अंक के साथ है तो 9 मिल जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया, 9, अर्थात हर जो है वो 9 है। अब y का मान चाहे मैं समीकरण 3 में रखूँ, 2 में रखूँ या फिर 1 में रखूँ, तो मुझे x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो मैं समीकरण 3 में रख रहा हूँ इसे ना। चलिए नेक्स्ट पेज पे इसे कर लेते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x इज इक्वल टू -3 प्लस 5 इंटू 9, 5y है, तो y की जो वैल्यू है वो 9 है तो रख दिया, अपॉन 6, इसे सिंप्लीफाई हम करें तो -3 प्लस 9 5 जो 45 अपॉन 6, और 45 -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42, प्लस जो है वो बड़े नंबर के साथ है तो इसलिए प्लस में ही आएगा आंसर, अपॉन 6। और अगर इसे डिवाइड करें तो 6 7 जो 42, तो 7 आ गया। तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया, 7, अर्थात जो अंश है वो 7 है। हम लिख सकते हैं अतः भिन्न x अपॉन y इज इक्वल टू 7/9 है। इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। छठवां प्रश्न है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है। यहाँ वर्तमान आयु के बारे में पूछ रहा है, तो जब भी हम इन्हें दो चरों में लेते हुए मानेंगे तो वर्तमान आयु को ही मानेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे हल करते हैं। माना जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु, मतलब अभी की आयु, इज इक्वल टू x वर्ष, तथा जैकब की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष है।
अब यहाँ पर दिया है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो अगर जैकब के पुत्र की आयु में मैं +5 कर दूं, ये वर्तमान आयु है तो +5 कर दूंगा तो 5 वर्ष बाद की आयु जो है वो पता चल जाएगी। इसी प्रकार जैकब की वर्तमान आयु जो है वो y है, तो इसमें +5 कर दूं तो 5 वर्ष बाद की जो आयु है वह हो जाएगा। तो चलिए अब लिख लेते हैं 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र की आयु बराबर x+5 वर्ष। इसी प्रकार जैकब की आयु बराबर y+5 वर्ष। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, अर्थात जब 5 साल बाद जैकब की आयु जो है वो अपने पुत्र की आयु से 3 गुना अधिक होगी। इन दोनों को अगर बराबर करके लिखना हो तो जैकब के पुत्र की आयु है x+5 इज इक्वल टू y+5। अगर ऐसे लिखूं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो पिता की एज है वो 3 गुना ज़्यादा है पुत्र की एज से। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए 3 का गुणा मुझे इधर करना पड़ेगा, 3 गुना अधिक पुत्र की आयु को करना पड़ेगा, तभी दोनों जाके बैलेंस हो पाएंगे। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 का मल्टीप्लाई x से भी हो जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई 5 से भी हो जाएगा, तो 3x+15 हो जाएगा यहाँ पर इज इक्वल टू y+5। अब चर राशियों को एक साइड ले आते हैं और अचर राशियों को दूसरी साइड भेजते हैं। तो 3x और +y इधर आके -y इज इक्वल टू 5 यहाँ ऑलरेडी दिया है प्लस में, और +15 इधर आके -15। इसे और सिंप्लीफाई करें तो 3x - y इज इक्वल टू -15 + 10 करेंगे तो -10 बचेगा, क्योंकि माइनस जो है वो बड़े नंबर के साथ है। ये मिल गया हमें समीकरण नंबर 1। और फिर इसके बाद भी कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, अर्थात पहले की बात हो रही है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है अर्थात पहले की, तो लिख लेते हैं 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व जैकब के पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, ये 5 साल पहले की बात हो रही है, तो वर्तमान आयु जो है वो x है, तो 5 वर्ष पहले x-5 हो जाएगा वर्ष, तथा जैकब की आयु इज इक्वल टू y-5 वर्ष। अब फिर प्रश्नानुसार जैकब की जो आयु थी वो अपने पुत्र से 7 गुना अधिक थी, तो चलिए यहां पर लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार अब फिर से x-5 इज इक्वल टू y-5। इस प्रकार से अगर लिखूं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो पिता की आयु है वह 7 गुना अधिक है पुत्र की आयु से। तो बैलेंस करने के लिए मुझे 7 गुना किससे बढ़ाना पड़ेगा, पुत्र की आयु को। अब बैलेंस हो गया, बराबर करके लिख सकते हैं। अब 7 का मल्टीप्लाई x के साथ भी होगा और 5 के साथ भी होगा, तो 7x माइनस 7 5 35 इज इक्वल टू y-5। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, तो चर राशियों को एक साइड लाएंगे और अचर राशियों को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो 7x + y इधर आके -y हो जाएगा और इज इक्वल टू -5 ऑलरेडी दिया हुआ है, -35 को इधर लाएंगे तो +35 हो जाएगा, तो 7x - y इज इक्वल टू 35 -5 करेंगे तो प्लस बड़े अंक के साथ है, इसलिए सिर्फ 30 बचेगा। तो ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब हम या तो समीकरण 1 से x का मान निकाल लें, या तो समीकरण 2 से x या y। इसी प्रकार समीकरण 1 से भी x या y का मान निकालेंगे और अगले समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे तो x या y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर समीकरण 1 से x का मान फाइंड कर रहा हूँ, तो यहीं कर लेता हूँ। समीकरण 1 से
3x इज इक्वल टू -10 और -y को इधर लाएंगे तो +y हो जाएगा। सिर्फ x का मान हमें निकालना है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो -10 + y/3, ये बन गया समीकरण नंबर 3। अब हमने समीकरण 1 से x का मान निकाला है, तो इसका मान प्रतिस्थापित किस में करेंगे, समीकरण 2 में। तो चलिए इसे अगले पेज पे कर लेते हैं। x बराबर -10 + y/3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 जो है वो 7 मल्टीप्लाई x की वैल्यू रखेंगे तो -10 + y/3 और फिर -y इज इक्वल टू 30। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो 7 का मल्टीप्लाई -10 के साथ भी होगा और 7 का मल्टीप्लाई y के साथ भी होगा, और 3 का मल्टीप्लाई इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 3 1 सा 3 हो जाएगा। तो 7 का अगर -10 में करेंगे तो -70 प्लस 7 का अगर y में किया तो 7y/3 -y इज इक्वल टू 30। अब 3 को अगर यहाँ से हटाना है तो 3 का मल्टीप्लाई y के साथ कर देते हैं और 3 का मल्टीप्लाई इक्वल के इधर 30 से भी कर देते हैं। तो -70 + 7y, 3 का अगर y में मल्टीप्लाई किया तो -3y इज इक्वल टू 3 3 सा 9, तो 90 हो गया। अब चर राशियों को एक साइड रखते हैं और अचर राशियों को दूसरी साइड ले जाते हैं, तो 7y - 3y इज इक्वल टू 90 और -70 इधर आके +70 हो जाएगा। 7y - 3y करेंगे तो 4y मिलेगा हमें, और 90 + 70 करेंगे तो 160 मिल गया। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 4 4 सा 16 होता है, 0 बचा, 0 यहाँ उतार लिया, तो कितना मिला, y इज इक्वल टू 40। अब y का मान हम चाहे समीकरण 3 यहाँ है, समीकरण 3 में रखें, 2 में रखें या 1 में रखें, तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो y का मान जो है मैं समीकरण 3 में रख रहा हूँ, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x इज इक्वल टू -10 प्लस y 40 है, 40/3, तो x इज इक्वल टू -10 + 40 करेंगे तो प्लस जो है बड़े अंक के साथ है, इसलिए जब माइनस होगा तो 30 मिलेगा प्लस में /3, और ये डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम जाएगा, 10 टाइम। तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया, 10। अब जो जैकब के पुत्र की आयु थी उसे हमने x माना था और जो जैकब की आयु थी उसे हमने y माना था, तो 40 वर्ष जैकब की आयु हमें पता चल गई और जैकब के जो पुत्र की आयु है वह 10 वर्ष है। हम लिख सकते हैं, अतः चलिए यहीं पर लिख लेते हैं, अतः जैकब के पुत्र की आयु बराबर 10 वर्ष तथा जैकब की आयु बराबर 40 वर्ष। ये प्रश्न हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरण निकाय x + 8y = 19 तथा 2x + 11y = 28 को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए तथा सत्यापित भी कीजिए। दो समीकरण दिए गए हैं, तो इनको हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा जब हल करेंगे तो x और y का मान मिल जाएगा। सत्यापित करने के लिए इन दोनों समीकरणों में x और y का मान रख देंगे, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष अगर मिल जाता है हमें तो सत्यापित हो जाएगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। दिया है x + 8y = 19, इसे बना लिया समीकरण नंबर 1, तथा 2x + 11y = 28।
इसे बना लिया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से मैं x का मान निकाल रहा हूं, तो समीकरण 1 से x इज इक्वल टू हो जाएगा 19 और प्लस 8y को इधर लाएंगे तो माइनस 8y। ये मिल गया समीकरण नंबर 3। अब x बराबर 19 माइनस 8y को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे तो y का मान हमें मिल जाएगा। तो x बराबर 19 माइनस 8y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो 2 और ब्रैकेट में इसे रख लेते हैं, कितना है, मल्टीप्लाई भी लिख लीजिए, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। 19 माइनस 8y प्लस 11y इज इक्वल टू 28। तो इसे सिंप्लीफाई करें तो 19 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, तो 19 2 ज़ा 38 माइनस 8 2 ज़ा 16 y प्लस 11y इज इक्वल टू 28। अब चर राशियों को एक तरफ रखते हैं और अचर राशियों को दूसरी साइड ले जाते हैं, तो माइनस 16y प्लस 11y इज इक्वल टू 28 और प्लस 38 इधर आकर माइनस 38 हो जाएगा। माइनस 16 में से अगर प्लस 11 निकालेंगे तो कितना आएगा, माइनस 5y, क्योंकि माइनस जो है वो बड़े अंक के साथ है, इज इक्वल टू सेम यहाँ भी 28 माइनस 38 करेंगे तो माइनस 10 बचेगा, क्योंकि माइनस जो है वो बड़े अंक के साथ है, दोनों साइड माइनस है तो हम इसे प्लस बना सकते हैं, और 5 2 ज़ा 10। तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें, 2। अब y का मान हम चाहे समीकरण 3 में रखें, 2 में रखें या 1 में रखें, तो x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर इसे हल कर लेते हैं। y का मान मैं समीकरण 3 में रख रहा हूँ, समीकरण 3 में रखने पर तो x इज इक्वल टू 19 माइनस 8 इंटू 2, तो x इज इक्वल टू 19 माइनस 8 2 ज़ा 16 और 19 माइनस 16 करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया, 3। अब हमें सत्यापित करना है, तो चलिए सत्यापित अगले पेज पे कर लेते हैं। सत्यापन, आप हेडिंग डाल लीजिएगा और उसके बाद समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में x बराबर 3, यही हमने अभी निकाला है, x बराबर 3 तथा y बराबर 2 रखने पर समीकरण 1 से समीकरण 1 जो है वो x प्लस 8y इज इक्वल टू 19 है, तो x की वैल्यू यहाँ पर हम 3 रख देंगे, प्लस 8 इंटू वाई की वैल्यू 2 है इज इक्वल टू 19। अब यहाँ बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ जाए तो ये सत्यापित हो जाएगा, तो 3 प्लस 8 2 ज़ा 16 इज इक्वल टू 19, तो 3 प्लस 16 करेंगे तो 19 आ गया इज इक्वल टू 19। ऐसे या तो आप LHS इज इक्वल टू RHS लिख लीजिए या बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ये प्रूव हो गया। अब समीकरण 2 से समीकरण 2 जो है वो 2x प्लस 11y इज इक्वल टू 28 है, तो 2 इंटू 3 प्लस 11 इंटू 2 इज इक्वल टू 28 आना चाहिए। 2 3 ज़ा 6 प्लस 11 2 ज़ा 22 इज इक्वल टू 28। 22 प्लस 6 करेंगे तो 28 आ गया, इधर भी कितना है 28, तो ये भी क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। यही सत्यापित करना था, यही सत्यापित करना था। तो ये प्रश्न भी हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
पांचवा प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरण निकाय को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। यहाँ पर दो समीकरण दिए गए हैं, तो इन्हें इसे समीकरण नंबर 1 और इसे समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब समीकरण 2 से मैं x का मान निकाल रहा हूँ, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करना है। तो चलिए समीकरण 2 से तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -1 और माइनस वाई जो है वो इधर आके प्लस वाई हो जाएगा। ये मिल गया हमें समीकरण नंबर 3। अब x का मान जो है समीकरण 1 में प्रतिस्थापित अगर करूँ मैं, तो y का मान मिल जाएगा हमें। तो x बराबर -1 प्लस वाई का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो 3 इंटू एक्स की जगह -1 प्लस वाई, फिर -7y इज इक्वल टू 1। 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा -1 से, तो -3, और 3 का मल्टीप्लाई प्लस वाई से होगा तो +3y -7y इज इक्वल टू 1। अब -3 को इधर भेजते हैं, 3y -7y इधर किया। चलिए पहले चर पदों को एक साइड रखते हैं और अचर पदों को दूसरे साइड ले जाते हैं। तो 3y -7y इज इक्वल टू 1, और -3 इधर आकर +3 हो गया। 3y -7y करेंगे तो -4y इज इक्वल टू, इधर कितना आ जाएगा 4। ये डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस इधर है, माइनस को अगर इधर भेजा तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। अब y का मान प्राप्त हो गया, तो y का मान अगर मैं समीकरण 3, 2 या 1 में रखूं तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए यहीं पे हल कर लेते हैं इसे। y का मान मैं समीकरण 3 में रख रहा हूँ। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस y की जो वैल्यू है वो -1 है, तो ब्रैकेट में रख लेता हूँ। इसे सिंप्लीफाई करें तो -1 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस अगर सेम साइन होता है तो क्या होता है, जुड़ता है और साइन भी उतरता है। अगर प्लस होता है तो हम उतारते नहीं हैं, माइनस है तो ज़रूर से उतारते हैं। तो -2, तो x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू -1। तो हम लिख सकते हैं, अतः दिए गए रैखिक समीकरण निकाय के हल x बराबर -2 तथा y बराबर -1 है। ये प्रश्न भी हल हो गया। अब चलिए अगला प्रश्न इसका देख लेते हैं। पांचवे का दूसरा प्रश्न है, x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तथा 3x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इन्हें पहले मानक रूपों में लिख लेते हैं। चलिए हल करते हैं इससे। तो x प्लस 2y, -3 को अगर इधर भेजेंगे तो +3 हो जाएगा, और 0 + 3 करेंगे तो कितना आएगा, 3 ही बचेगा। तो ये बन गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार 3x माइनस 2y, और यहाँ +7 दिया है, +7 को अगर इधर भेजा तो -7, और 0 -7 करेंगे तो -7 ही आएगा। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब या तो हम समीकरण 1 या तो समीकरण 2 से x या y का मान निकाल लेंगे और उन्हें दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे, तो x या y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो मैं यहाँ समीकरण 1 से x की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो समीकरण 1 से x बराबर हो जाएगा 3 दिया है, और +2y इधर आके -2y हो जाएगा। ये मिल गया हमें समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 का जो मान है वो समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे, अर्थात जो x बराबर 3 - 2y दिया है उसका मान हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो x इज इक्वल टू 3 - 2y, ऐसे ब्रैकेट में ही लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा, का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर,
तो 3 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू 3 माइनस 2y, 3 माइनस 2y माइनस 2y इज इक्वल टू -7। इसे सिंप्लीफाई करें तो 3 3 सा 9 और 3 2 सा 6, तो -6y, फिर -2y ऑलरेडी दिया हुआ है इज इक्वल टू -7। अब चर पदों को एक साइड रखते हैं और अचर पदों को दूसरे साइड, तो -6y -2y इज इक्वल टू -7 और +9 जो है वो इधर आके -9 हो जाएगा। माइनस माइनस सेम साइन है तो जुड़ेगा, 6 और 2 जुड़ा तो 8 आया और माइनस भी उतरेगा, तो -8y इज इक्वल टू माइनस माइनस सेम साइन है तो जुड़ेगा, 7 और 9 को जोड़ेंगे तो 16 आएगा और माइनस भी उतरेगा। दोनों साइड माइनस है तो प्लस कर लेंगे और 8 2 सा 16 कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया 2। अब y का मान जो है वो हम चाहे समीकरण 3, 2 या 1 में रखें, हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो y का मान जो है वो मैं समीकरण 3 में रख रहा हूँ। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 2, तो x इज इक्वल टू 3, 2 2 सा 4, तो -4। -4 में से अगर 3 को हमने माइनस घटाया तो क्या मिलेगा -1, क्योंकि माइनस जो है वो बड़े नंबर के साथ है, तो यहाँ से हमें मान प्राप्त हो गया। हम लिख सकते हैं अतः दिए गए समीकरण या रैखिक समीकरण निकाय के हल x इज इक्वल टू -1 तथा y इज इक्वल टू 2 है। यह प्रश्न भी हल हो गया। अब चलिए अगला और आखिरी, इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न भी देख लेते हैं। छठवां प्रश्न है रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए। यहाँ पर विधि के बारे में तो बताया नहीं गया है कि प्रतिस्थापन विधि लगाना है या विलोपन विधि लगाना है या वज्र गुणनखंड विधि, तो आपको जो सुविधाजनक लगे उसका उपयोग कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही हल करा रहा हूँ। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इन्हें इनके मानक रूपों में लिख लेंगे। तो दिए गए रैखिक समीकरण निकाय ax प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी है, तो ये पूरा जो है वो अचर राशि है, तो इसे इधर लाएंगे, ठीक है। तो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए को इधर लाएंगे तो प्लस ए हो जाएगा और प्लस बी को इधर लाया तो माइनस बी। ऐसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 1 तथा बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू माइनस ए को इधर लाएंगे तो प्लस ए हो जाएगा और माइनस बी को लाएंगे तो प्लस बी। ये बन गया समीकरण नंबर 2। आप चाहे तो इन दोनों को ब्रैकेट में भी लिख लीजिए, ठीक है। अब या तो मैं समीकरण 1 से x या y का मान निकाल लूँ, या तो समीकरण 2 से x और y का मान निकाल कर अगले समीकरण में प्रतिस्थापित करूंगा, तो हमें x और y का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ समीकरण 1 से x का मान निकाल रहा हूँ। तो समीकरण 1 से ax इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस बी, ऑलरेडी दिया हुआ है, और इससे अगर प्लस बी वाई को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस बी वाई। अब यहाँ से हमें सिर्फ x का मान निकालना है, तो x इज इक्वल टू a जो है वो मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो a माइनस बी वाई अपॉन a हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 से हमने x का मान प्राप्त किया है, तो समीकरण 2 में उसे प्रतिस्थापित करेंगे। तो x इज इक्वल टू a माइनस बी वाई अपॉन a का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 b मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में रख लेंगे a माइनस बी फिर माइनस बी वाई अपॉन a,
फिर माइनस ए बाई दिया हुआ है इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब इसे अगर सिंप्लीफाई करें तो b का मल्टीप्लाई a के साथ होगा, b का मल्टीप्लाई b के साथ होगा, फिर b का मल्टीप्लाई b के साथ होगा। तो b का अगर a में हुआ तो ab, फिर माइनस b का अगर b में हुआ तो b स्क्वायर, फिर b का अगर माइनस बी वाई में हुआ तो माइनस बी स्क्वायर वाई। और a का जो मल्टीप्लाई है इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो a का मल्टीप्लाई अगर 1 में हुआ तो a ही आ जाएगा। फिर माइनस ए बाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब जैसे कि हम हल करते हुए आए हैं प्रश्नों को वैसा ही करेंगे। तो a को अगर यहाँ से हटाना है तो a का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा और a का मल्टीप्लाई इक्वल के इधर भी हो जाएगा। तो चलिए इसे नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। इसे दोबारा उतार लेता हूँ जिससे कि आप कंफ्यूज ना होइए। तो ए बी माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन ए, फिर माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, यही मिला था। इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं जिससे कि इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के साथ होना है। तो ए बी माइनस बी स्क्वायर वाई, और ए का अगर ए वाई में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए स्क्वायर वाई मिल जाएगा इज इक्वल टू ए का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होना है। अब और सिंप्लीफाई अगर करें तो ए बी माइनस बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए का अगर ए में मल्टीप्लाई हुआ तो ए स्क्वायर प्लस ए का अगर बी में मल्टीप्लाई हुआ तो ए बी। अब इन दोनों को यहीं पर रखते हैं क्योंकि वाई यहाँ से कॉमन ले सकते हैं और बाकी सबको इधर भेज देते हैं। तो माइनस बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ पर ऑलरेडी है। इन दोनों को इधर लाएंगे तो ए बी जो है वो इधर आके माइनस ए बी हो जाएगा और माइनस बी स्क्वायर इधर आके प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ प्लस ए बी है और माइनस ए बी है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से चाहें तो हम माइनस वाई को कॉमन लें, तो माइनस वाई को अगर कॉमन ले रहा हूँ तो बी स्क्वायर जो है वो भी प्लस में हो जाएगा और ए स्क्वायर भी प्लस में ही हो जाएगा माइनस कॉमन लेने की वजह से। तो ए स्क्वायर को मैं पहले लिख लेता हूँ प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ भी क्या बचा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस वाई को यहीं रहने देते हैं और बाकी को इधर भेज देते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर है अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड में हो गया तो ये पूरा इससे डिवाइड हो जाएगा और बचेगा कितना 1। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आ रहा है तो वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। अब y का जो मान है वो हम चाहे समीकरण 3 में रखें, 2 में रखें या 1 में रखें तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो y का मान मैं समीकरण 3 में रख रहा हूँ। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, आप समीकरण 3 में ही अगर मान रखेंगे जो आप समीकरण बनाते हैं तो आसानी से पता चल जाता है, ज़्यादा कैलकुलेशन करना नहीं पड़ता है। तो इसलिए बार बार मैं समीकरण 3 में ही रखता हूँ। आप चाहे तो समीकरण 2 और समीकरण 1 में भी रखकर x का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दिया हुआ है x इज इक्वल टू ए माइनस बी वाई था तो b इंटू 1 अपॉन a हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू ए माइनस बी, और सॉरी ये -1 प्राप्त हुआ है तो -1 रखेंगे और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा प्लस बी अपॉन ए। अब माइनस बी है प्लस बी है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ मुझे -1 रखना था और मैंने 1 रख दिया गलती से, ठीक है। तो माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा और बी का अगर 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो बी ही आएगा, तो प्लस बी आ गया। तो बी से बी कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचा, चलिए यहाँ लिख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू ए अपॉन ए बचा, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1। तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया 1। अब हमने मान प्राप्त कर लिए हैं तो लिख सकते हैं अतः दिए गए रैखिक समीकरण निकाय के हल x इज इक्वल टू 1 तथा y इज इक्वल टू -1 है। तो
ये जो है इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न था। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं अगली प्रश्नावली में।